हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर के पेपर को लीक करने का दिन। तो आज इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बिकॉज बच्चों को समझ नहीं आता है डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन, है ना। बच्चों को समझ नहीं आता है करेंसी कब बढ़ रही है कम हो रही है, उसका क्या मतलब है, फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है उस टर्म्स में। आई अंडरस्टैंड, मैं बहुत इजीली तुम्हें समझाने की सब कुछ कोशिश करूंगी, ठीक है। प्लस इसके साथ साथ आज हम करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विल हाईली हाईली सजेस्ट स्पेशली फॉर दिस चैप्टर कि अगर तुम्हें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि ये चैप्टर में क्या है क्या नहीं, सो आई विल सजेस्ट एक बार जाके मेरा डिटेल लेक्चर्स पहले सुन लो। नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट सीखो बिजनेस की, डिस्क्रिप्शन में। वहां से आपको डिटेल लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर का अगर तुम चाहो तो एक बार प्लीज डिटेल लेक्चर सुन लो। अगर बिल्कुल आइडिया नहीं है, अगर एक बार भी नहीं किया हुआ तो जरूर सुनना, बिकॉज काफी कंफ्यूजिंग चैप्टर है, काफी कंफ्यूजिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, काफी कंफ्यूजिंग चीजें हैं, ठीक है। प्लस अच्छी खासी वेटेज रखता है तो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर नहीं सुना है तो सुन लेना जाके, ठीक है। अगर और कुछ भी देखना है, पुराने लेक्चर्स देखना है, तो नीचे हर चीज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, डिटेल लेक्चर की प्लेलिस्ट है, नोट्स के लिए टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है जहां पर हम आपको रोज और भी ज्यादा एमसीक्यूज मैं दे रही हूँ, यहाँ पर तो है ही, और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं व्हाट्सएप पे डाल रही हूँ। एंड अगर फन मोटिवेशन चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम जरूर सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, बिकॉज अब इंस्टाग्राम चला ही रहे हो तो 5 मिनट थोड़ी मोटिवेशन भी ले लेना, तो जरूर हमें वहां भी फॉलो करना है, ठीक है। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन बोलता है कि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है, इट इज एन अमेलगमेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और दूसरा बोलता है इट इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम। मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ, मैं आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका मतलब क्या होता है। एक मेरे पास होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक मेरे पास होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। एक मेरे पास होता है मैनेज्ड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, ठीक है। फिक्स्ड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल को ही मैं फ्लोटिंग भी बोलती हूँ। और फिर मेरे पास आता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब दो चीजें होती है, एक होता है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, एक होती है मेरे देश की सरकार। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं होता है। हमारे देश की सरकार अपनी मर्जी से फिक्स करती है कि हमारे देश का एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होगा, एक्सचेंज रेट कितना होगा, 100 रुपए होगा, 80 रुपए होगा, 60 रुपए होगा, कितना होगा, सरकार डिसाइड करती है। डिमांड सप्लाई से कोई लेना देना नहीं होता। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, पूरी तरह से डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बेस्ड होता है। बिल्कुल भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती है, गवर्नमेंट कुछ बोल नहीं सकती है डिमांड सप्लाई के बेस पे। ऊपर गया तो ऊपर, नीचे गया तो नीचे, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, थोड़ा सा रोल डिमांड सप्लाई का होता है, एक टिक यहाँ पर और एक टिक यहाँ पर भी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सिर्फ यहाँ टिक है, सिर्फ यहाँ टिक है, इसमें दोनों जगह एक एक टिक है। मतलब कि डिमांड सप्लाई के बेस पे भी तुम थोड़ा सा ध्यान रखते हो और गवर्नमेंट भी जो है बीच में इंटरफेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स्ड में हो सकता है कि सिर्फ गवर्नमेंट बोलेगी कि 70 रुपीज पर डॉलर होगा। अब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है तो ये 70 से ऊपर नीचे नहीं जाएगा, 70 पे ही रहेगा। फ्लेक्सिबल में हो सकता है कि कभी 69 चला गया, 68 चला गया, 67 चला गया, फिर 70 हो गया, 71 हो गया, 72 हो गया। हर दम, हर मिनट, हर सेकंड वो फ्लक्चुएट करेगा डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि शेयर के प्राइस ऊपर नीचे लगातार जाते रहते हैं, वो चीज होगी यहाँ पे। और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, चाहे एक दिन में 70 से 50 चला जाए, चाहे एक दिन में 70 से 100 चला जाए, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट बस बैठ के देखेगी। लेकिन इसमें गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देगी। गवर्नमेंट बोलती है कि आज हमारा रेट है फॉर एग्जांपल अगर 65, तो गवर्नमेंट बोलेगी अगर ये 60 से नीचे गया मैं तो भी हरकत में आऊंगी, अगर ये 70 से ऊपर गया मैं तो भी हरकत में आऊंगी। तो 60 से 70 के बीच में हमारा एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के बेस पे अपने आप घूम सकता है। पर जैसे ही उसने लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करी तो सरकार बीच में आएगी, इंटरफेयर करेगी और उसको वहीं पे रोकने की कोशिश करेगी। ये क्यों करा जाता है, ये इसलिए करा जाता है ताकि एक ही दिन में कहीं बहुत बड़ा शॉक ना लग जाए, एक ही दिन में कहीं बहुत ही बड़ा ऊपर या नीचे जंप ना हो जाए, जिसकी वजह से एक ही दिन में लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान ना हो जाए। इसलिए सरकार क्या करती है, ठीक है,
डिमांड सप्लाई के बेस पे होने दो, क्योंकि अगर डिमांड सप्लाई के बेस पे होगा तभी एक्चुअल वैल्यू आएगी। अगर गवर्नमेंट करेगी फिर तो गवर्नमेंट इसको कम वैल्यू पे या ज्यादा वैल्यू पे फिक्स कर सकती है ना। तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे बेस्ट है कि हाँ उसके बेसिस पे होने दो प्राइस फिक्स, लेकिन बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन कहीं ना हो जाए, इसलिए गवर्नमेंट भी जो है एक लिमिट लगा के रखती है ताकि एक ही दिन में लोगों का करोड़ों का नुकसान ना हो जाए। ठीक है, ये होता है मैनेज फ्लोटिंग। तो अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि इसमें यहाँ क्रॉस है, यहाँ टिक है, यहाँ टिक, यहाँ क्रॉस। मैनेज फ्लोटिंग इन दोनों का एक मिक्सचर है, इन दोनों का एक हाइब्रिड मोड है जिसमें दोनों चीजें टिक है, डिमांड सप्लाई भी है और गवर्नमेंट भी है। तो एक हाइब्रिड चीज है, तो इसलिए जो है जी हाँ ये हमारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू है कि वो अमेलगमेशन है दोनों ही एक्सचेंज रेट सिस्टम का, हाइब्रिड सिस्टम है। इसको हम मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक मिक्सचर है दोनों का ही, हमारे फिक्स्ड का भी और फ्लेक्सिबल का भी। ठीक है जी। अब फिक्स्ड में क्या होगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा और 1 मिनट बता देती हूँ। फिक्स्ड में क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है सिर्फ वही कर सकती है, इसलिए अंडर वैल्यू भी हो सकता है एक्सचेंज रेट, ओवर वैल्यू भी हो सकता है, और गवर्नमेंट जो है इसको फिक्स करके रखती है, डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, डिमांड सप्लाई के बेस पे ही होगा सब कुछ, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, तो इसकी वजह से थोड़ा रिस्क ज्यादा है, बिकॉज हर मिनट वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवाने वालों को रिस्क है, क्योंकि उनको नहीं पता कब वैल्यू ऊपर नीचे चली जाए। लेकिन इस केस में मैनेज फ्लोटिंग के केस में क्या हो रहा है, मैनेज फ्लोटिंग के केस में क्या हो रहा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम। तो दोनों के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अगले में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्रोल करता है इन अ रेंज बाउंड मैनर। अब ये तुम बताओ, जस्ट अभी मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी है, इसका आंसर तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट कंट्रोल तो कर रही है बट एक रेंज बाउंड मैनर में कर रही है, तो इसका आंसर क्या होगा, तुम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। अगले, import of heavy machinery from Japan is a source of demand for foreign exchange। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब होता है, पहले मैं तुम्हें ये समझा देती हूँ। डिमांड, पहले समझो फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है। वेन एवर आई से फॉरेन एक्सचेंज, इसका सिंपल भाषा में बेटा क्या मतलब है, किसी भी दूसरी कंट्री, किसी भी दूसरी कंट्री की करेंसी। मतलब अगर हम अपने देश को मान के चले कि हमारा अगर देश इंडिया है, तो इंडिया के लिए अपना इंडियन रुपीस छोड़ दो, इंडियन रुपीस को भूल जाओ, उसके अलावा बाकी दुनिया में कोई भी देश है, कोई भी देश है, फिर चाहे वो पाकिस्तान है, चाइना है, या वो अमेरिका है, यूरोप है, ठीक है, इंग्लैंड है, कुछ भी है, इंडिया के अपने रुपए के अलावा दुनिया भर की दूसरी करेंसी, चाहे वो डॉलर है, पाउंड है, येन है, ठीक है, दिनार है, कुछ भी है, वो सारे इंडियंस के लिए फॉरेन एक्सचेंज में आती है। ठीक है, तो हमारे देश के लिए हमारी करेंसी के अलावा दुनिया की सारी करेंसी, दुनिया की सारी करेंसी, डॉलर है, पाउंड है, येन है, ठीक है, दुनिया भर की कोई भी करेंसी हो, यूरो है, ठीक है, कोई भी हमारी करेंसी है दुनिया भर की, वो सारी जो है हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज की कैटेगरी में आती है। ठीक हो गई बात। तो अब अगर मैं बोलूं कि भैया मैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रही हूं, व्हाट डू आई मीन, मैं फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड कर रही हूँ, व्हाट डू आई मीन, कि मैं दूसरे देशों की करेंसी की डिमांड कर रही हूँ। मतलब अगर मैं आपको बोलूं क्या भैया फोन है आपके पास, तो आप मुझे फोन दोगे, मैं बोलूं पिज्जा है तो आप पिज्जा दोगे, मैं बोलूं फॉरेन एक्सचेंज है तो आप मुझे किसी दूसरे देश की करेंसी दोगे। फिर आप पूछोगे कौन सी कंट्री का चाहिए, तो मैं वो कंट्री आपको बता दूंगी कि मुझे थाईलैंड जाना है, मॉरिशस जाना है, बाली जाना है, जहां भी जाना है वहां की करेंसी आप मेरे को दे दोगे। समझ आ गई बात। ठीक है, आपने वैसे भी देखा होगा यार, अब हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो उस देश का करेंसी लेके जाते हैं, उस देश के नोट लेके जाते हैं एक्सचेंज करवा के, तो हम फॉरेन एक्सचेंज करवा रहे हैं, अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के साथ एक्सचेंज करवा रहे हैं। तो इफ आई से कि मैंने डिमांड करा है फॉरेन एक्सचेंज, इसका क्या मतलब है, मैं दूसरे देश की करेंसी मांग रही हूँ। अच्छा जी, मैं क्यों मांगूंगी किसी दूसरे देश की करेंसी, इंडिया में तो मैं यूज नहीं कर सकती ना, डॉलर पाउंड येन इंडिया में तो यूज नहीं कर सकती। तो अगर मुझे इंडिया से बाहर किसी भी चीज के लिए पेमेंट करनी है, अगर मुझे इंडिया से बाहर किसी भी चीज के लिए पेमेंट करनी है, व्हेन आई से किसी भी चीज आई मीन एनीथिंग, घूमने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, बेचने जा रहे हो, वॉट एवर यू आर डूइंग, अगर इंडिया से बाहर कोई भी पेमेंट करनी है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। समझ आ गई बात, इंडिया से बाहर कोई भी पेमेंट करनी है तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला था, अगर मैं इंपोर्ट करवा रही हूँ, इंपोर्ट करा रही हूँ मतलब बाहर से सामान अंदर आ रहा है,
सामान का पैसा तो बाहर पेमेंट करोगे, तो अगर इंडिया के बाहर पेमेंट करनी है तो मैं डिमांड करूंगी फॉरेन एक्सचेंज की। ऑब्वियस सी बात है, तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। अगली चीज बोलती है फाइनेंशियल एड बाय द इंटरनेशनल बैंक फॉर IBRD फॉर लैंडस्लाइड इन दिस इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इसका उल्टा आता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज तो हमें समझ आती है, डिमांड का उल्टा क्या होगा बेटा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है, मतलब डिमांड में क्या था कि मुझे इंडिया से बाहर पेमेंट करनी है तो मुझे बाहर वालों की करेंसी चाहिए। क्या पेमेंट करनी है, कुछ भी हो सकता है। सामान इंपोर्ट करवा रही हूँ, बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, बाहर घूमने जा रही हूँ, बाहर अपने दोस्तों को पैसा भेज रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, डिमांड है। लेकिन भैया इंडिया इतना गरीब तो नहीं है ना कि हम बाहर वालों को देते रहें और वो हमें देना, ऐसा तो नहीं है। बाहर वाले भी तो हमें पैसा देंगे, बाहर वाले भी हमारे पास घूमने आएंगे, हमारे से सामान इंपोर्ट करवाएंगे बाहर वाले। हमें हमारे यहाँ पे इंडिया में हो सकते हैं उनके दोस्त मित्र, तो वो इंडिया में अपने दोस्तों को पैसा भेजेंगे, वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अगर बाहर वाले इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, मतलब अगर बाहर वालों को इंडिया में पैसा भेजना है तो उनको क्या चाहिए होगा, उनको चाहिए होगा रोकड़ा, इंडिया का रुपीस। उनको चाहिए होगा इंडिया का रुपीस। तो वो क्या करेंगे, वो हमसे हमारी इंडियन करेंसी मांगेंगे और हम उनको हमारी इंडियन करेंसी सप्लाई करेंगे। तो व्हेनेवर आई से कि मुझे सप्लाई करनी है फॉरेन एक्सचेंज की, इसका मतलब है कि मैं फॉरेनर्स को अपनी इंडियन करेंसी दे रही हूं। मैं उनको इंडियन करेंसी क्यों दूंगी, क्योंकि उनको इंडिया में कोई चीज खरीदनी होगी, इंडिया में किसी चीज की पेमेंट करनी होगी, तो वो इंडियन रुपीस मांगेंगे, तो मैं उनको सप्लाई करूंगी फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो एक नटशेल में क्या है, अगर मैं इंडिया में रहती हूँ और मुझे बाहर किसी भी चीज की पेमेंट करनी है, किसी भी चीज की, तो मैं डिमांड करूंगी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कोई भी दूसरी करेंसी। पर अगर बाहर वाले इंडिया में आ रहे हैं और उनको इंडिया में आके कोई भी चीज की पेमेंट करनी है तो वो हमसे मांगेंगे हमारे इंडियन रुपीस। और अगर हम उनको अपने इंडियन रुपीस दे रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की। अब ये कॉन्सेप्ट समझ अगर आ गया है तो प्लीज एक बार मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि हाँ, हाँ जी मैम हमें समझ आया है, सो दैट मुझे पता चले कि क्या मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं समझ आया है तो मैं अगली क्लास में किसी दूसरे तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, तो प्लीज अभी के अभी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे लिए भी फीडबैक बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई अब हमें समझ आ गया। तो अगर मुझे बाहर से सामान मंगवाना है तो मुझे पेमेंट बाहर करनी पड़ेगी, तो मैं बाहर वालों से उनका पैसा मांगूंगी, तो मैं डिमांड करूंगी फॉरेन एक्सचेंज की। लेकिन अगर बाहर वालों ने इंडिया में पैसा भेजना है तो हम उनको बाहर वालों को अपने इंडियन रुपीस सप्लाई करेंगे। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सत्य है। इसको दिमाग में बिठाए रखना कि डिमांड कब करी जाती है, सप्लाई कब करी जाती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आगे चलते हैं जी। मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगर करती हैं तो वो क्या करती हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर काम करती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर डीवैल्यूएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी का तो उसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ती है। और फिर डीवैल्यूएशन क्या होता है, फिर हमें ये बताया हुआ है। अब इसको समझते हैं कि डीवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, ये सब क्या होता है। तो यहाँ पर अब इसको चीज को पहले समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो एक चीज जो मुझे याद आ रही है कि आप सबसे पहले तो एक एक्रोनियम याद कर लो कि डिमांड के सोर्सेस क्या होते हैं, सप्लाई के सोर्सेस क्या होते हैं। तो जितना मुझे याद आ रहा है, डिमांड के लिए मेरे पास एक्रोनियम था ट्यूलिप्स। ठीक है, इसमें हमारे पास था टूरिज्म, कि अगर हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम डिमांड करेंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, मुझे बाहर पैसा भेजना है तो डिमांड करूंगी। अगर मुझे लोन्स का रीपेमेंट करना है, मैंने बाहर से लोन लिया था और वो मुझे रीपे करना है तो मैं डिमांड करूंगी। अगर मुझे आई से हमारे पास क्या होगा, पी से तो मेरे पास होगा परचेज ऑफ एसेट्स। अगर मुझे बाहर वालों से कोई एसेट वगैरह खरीदने हैं, मैं बाहर के देश में जाके वहां पे एसेट खरीदती हूँ, तो मुझे उनसे तो मुझे उनका फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। अगर मैं स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज करती हूँ, मतलब कि मैं अगर जो है शेयर मार्केट में जो सट्टा लगाने वाली बात होती है, ठीक है, अगर मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाती हूँ तो स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज के लिए भी जो है मेरे को डिमांड करनी होगी फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, और और आई से मेरे पास क्या आएगा, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, की अगर मैं बाहर से सामान इंपोर्ट करवा रही हूँ तो भी मुझे डिमांड करनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, लेकिन इधर अगर मैं सप्लाई में बात करूँ तो सप्लाई में मेरे पास आएगा गर्ल्स। ठीक है,
सप्लाई में मेरे पास आएगा सिमिलरली गर्ल्स, तो इसमें भी एस से मेरे पास आई थिंक हो जाएगा स्पेक्यूलेशन, एल से हो जाएगा कि मुझे बाहर वालों से लोन लेना है, आर से आई थिंक हो सकता है कि मुझे अगर बाहर वालों ने इंडिया में पैसे रेमिटेंस करनी है, इंडिया में पैसे भेजने हैं, जी से होगा गुड्स एंड सर्विसेज का अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, एंड आई से होगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट हमारे देश में करनी है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों का सेम ही तरीका होगा, सेम ही मतलब होंगे, सेम ही चीजें होंगी, बस डिमांड में क्या होगा कि हमें इंडिया से बाहर पैसा भेजना है, और सप्लाई में क्या होगा, बाहर वालों को इंडिया में पैसा भेजना है। ठीक है, इंपोर्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, गुड्स का एक्सपोर्ट। ठीक है, हम हम बाहर इन्वेस्टमेंट करें तो डिमांड, बाहर वाले हमारे पास आगे इन्वेस्टमेंट करें तो सप्लाई, हम बाहर पैसा भेजे तो डिमांड, वो हमें रेमिटेंस करें तो सप्लाई, हम लोन्स को रीपे करें तो डिमांड, अगर लोन ले रहे हैं बाहर से तो सप्लाई, स्पेक्यूलेशन हम बाहर करें तो डिमांड, वो हमारे देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो सप्लाई। ठीक है ना, तो बेसिकली चीजें सेम ही है, बस डिमांड एंड सप्लाई में फर्क क्या होगा कि हम बाहर पैसा भेजे तो डिमांड, बाहर वाले हमें पैसा दें तो सप्लाई करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो कि मेरा टॉपिक था डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। देखो, खाली जगह मिल जाएगी हमें कहीं, चलो यहाँ देखते हैं। सो अगर मैं बोलती हूँ कि $1 90 का है, और आज मतलब ये कल कल $1 90 का था, आज $1 100 का हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि डॉलर महंगा हो गया इंडियंस के लिए, डॉलर महंगा हो गया इंडियंस के लिए। ठीक है, लेकिन मैं कहती हूँ $1 80 का हो गया, तो इसका क्या मतलब है, डॉलर सस्ता हो गया इंडियंस के लिए। ठीक है, तो अगर हमारे लिए डॉलर हो रहा है सस्ता, तो वो हमारी एक जीत है, हमारे लिए अच्छी बात है। पर अगर हमारे लिए डॉलर हो रहा है महंगा, तो वो हमारी एक हार है, वो हमारे लिए एक बुरी बात है। ठीक है, तो इस केस में अगर हमारे लिए डॉलर महंगा हो रहा है, ठीक है, अगर हमारे लिए डॉलर जो है और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, अब मैं हमारे लिए क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज हम इसमें एक चीज को तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम ही करके चल रहे हैं ना कि हम इंडियंस हैं और हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे। ठीक है ना, तो अगर हमारे लिए, तो इसीलिए मैं मतलब इस तरीके से आपको समझाती हूँ, बिकॉज ये बेस्ट तरीका है समझने के लिए। तो अगर हमारे लिए डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है, तो हमारी हमारी करेंसी जो है उसकी वैल्यू गिर रही है, उसकी वैल्यू डाउन जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे लिए डॉलर जो है चीपर हो रहा है, तो हमारे इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो अप जा रही है। ठीक है, अब अगर वैल्यू डाउन जाएगी, मैं उसको या तो बोलूंगी डेप्रिसिएशन या तो बोलूंगी डीवैल्यूएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन में उसको बोलूंगी अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, डीवैल्यूएशन में उसको बोलूंगी अंडर अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक्सचेंज रेट सिस्टम तो पता है, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड, फ्लोटिंग। ठीक है, तो अगर मेरे लिए डॉलर महंगा हो रहा है, तो मेरे इंडियन रुपीस की वैल्यू डाउन जा रही है। ठीक है, अगर वैल्यू डाउन जाएगी, मैं उसको या तो डेप्रिसिएशन बोलूंगी या डीवैल्यूएशन। अगर मेरे देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो मैं उसको डीवैल्यूएशन बोलूंगी। अगर मेरे देश में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो मैं उसको डेप्रिसिएशन बोलूंगी। ठीक है, अगर मेरे लिए डॉलर सस्ता हो रहा है, चीपर हो रहा है, अगर ये वाला केस है, तो इसका मतलब मेरे पैसे की, मेरे इंडियन रुपीस की वैल्यू अप जा रही है। अगर वैल्यू अप जाएगी, तो मैं उसको रीवैल्यूएशन बोलूंगी या फिर एप्रिसिएशन बोलूंगी, डेप्रिसिएशन का उल्टा एप्रिसिएशन बोलूंगी। तो अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो मैं उसको एप्रिसिएशन बोलूंगी। अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, तो मैं उसको रीवैल्यूएशन बोलूंगी। ठीक है, ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब मैं फटाफट कराऊंगी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने तुम्हें डीवैल्यू, डेप्री समझा दिया, डिमांड सप्लाई समझा दिया, 3 टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट समझा दिए। अब मुझे लगता है मोटा मोटा कुछ नहीं बचा चैप्टर में, अब तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। अगर अभी तक कोई भी चीज नहीं समझ आई है, तो एक बार दोबारा सुन लो और इसको लिख लो, क्योंकि मैं बहुत बेस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट तरीके से समझाया है। इसको लिख लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। ठीक है, और अब आ जाओ मेरे साथ, करो क्वेश्चन। डीवैल्यूएशन की वजह से क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। अगर हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, मतलब $1 पहले $90 का था, अब $1 100 का हो गया, मतलब मेरे लिए जो है डॉलर अब वो पहले से एक्सपेंसिव हो गया, तो अब मैं डॉलर में कोई भी चीज नहीं खरीदूंगी, तो इससे मतलब कि मेरा इंपोर्ट जो है वो गिर जाएगा। लेकिन बाहर वालों के लिए इंडियन रुपीस जो है वो सस्ता हो गया, तो अब वो इंडियन रुपीस में ज्यादा सामान खरीदेंगे, तो वो हमसे ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करवाएंगे।
समझ गए? अगर $1 90 का था, अब 100 का हो गया, डिवैल्यू हो गया, तो मतलब मेरे लिए तो डॉलर महंगा हो गया, है ना? जो चीज पहले 90 रुपए में खरीद रही थी, अब मुझे वही चीज खरीदने के लिए 100 रुपए देने पड़ेंगे, तो मेरे लिए तो डॉलर महंगा हो गया। तो मतलब मैं बाहर वालों से अब सामान नहीं खरीदूंगी, अब मैं डॉलर में कुछ नहीं खरीदूंगी, तो मैं इंपोर्ट नहीं कराऊंगी। पर बाहर वालों के लिए तो इंडियन रुपी सस्ता हो गया ना। पहले उनको $1 देने पे सिर्फ 90 रुपए का सामान मिलता था, अब वो $1 देंगे तो उनको 100 रुपए का सामान मिलेगा हमसे। तो उनको तो फायदा हो रहा है, सेम रुपीज में, सेम प्राइस में ज्यादा सामान मिल जाएगा, ठीक है ना? तो उनके लिए तो इंडियन रुपीज सस्ता हो गया, तो फिर वो हमसे ज्यादा सामान मंगवाएंगे, वो एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा ज्यादा आएगा, इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो हम बाहर कम पैसा भेजेंगे, तो ओवरऑल हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ जाएगी, ठीक है? डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जब रिडक्शन होती है डोमेस्टिक करेंसी में अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये बात बिल्कुल सही है। तो जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सच है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारी है, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन बताती है कि इस वजह से आई थिंक नहीं, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसने रीजन नहीं बताया, इसने बस डिवैल्यूएशन का मतलब बताया। इसने ये नहीं बताया कि इसकी वजह से नेशनल इनकम पे क्या असर होगा, तो ये करेक्ट रीजन नहीं होगा, पर दोनों चीजें बिल्कुल ट्रू हैं, ठीक है? अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन हुई है, ठीक है, तो आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परचेज द करेंसी इन ओपन मार्केट, ठीक है? ये क्या कर रहा है? मतलब कि हमारी वैल्यू ऊपर नीचे हुई, उसमें गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया, वैल्यू भी ऊपर नीचे हो रही है ना, डेप्रिसिएशन किस में होती है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में, पर फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर भी कर रही है, तो मतलब कि ये कौन सा है? मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम है, ठीक है? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स इनमें से कौन सा नहीं है? डिमांड तब करते हैं जब हमें बाहर पैसा भेजना है, तो अगर मुझे इंपोर्ट करवाना है, मैं बाहर पैसा भेजूंगी, ठीक है? अगर मुझे रेमिटेंस बाय फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया टू देयर फैमिलीज अब्रॉड, मतलब हमें बाहर पैसा भेजना है तो यहाँ भी डिमांड करूंगी। अगर हम बाहर टूरिस्ट की तरह जा रहे हैं, मैं डिमांड करूंगी। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें बाहर वालों से लोन मिल रहे हैं तो वो हमें पैसा देंगे ना, मैं उनको पैसा थोड़ी दूंगी, लोन लिया है पैसा दो मुझे। तो ये सप्लाई का सोर्स है, डिमांड का सोर्स नहीं है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत सही बात है। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है? देखो, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है कि बाहर वाले लोग हमसे हमारा पैसा मांगेंगे, मतलब ब्रिटिशर्स, फॉरेनर्स, अमेरिकन, सब लोग इंडिया में आएंगे और इंडिया में आके हमें बोलेंगे कि प्लीज मुझे इंडियन रुपीज दे दो, प्लीज मुझे इंडियन रुपीज दे दो। यही मतलब हुआ ना सप्लाई का, मैंने मतलब समझाया ना। अगर हमसे लोग हमारा इंडियन रुपीज मांगने लग गए तो क्या होगा? हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, यानी कि हमारा इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ने लग जाएगा। यार बहुत सिंपल बात है, अगर तुम मुझे आके बोलो मैम कोचिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, अगर मेरे से दो ही बच्चे कोचिंग मांग रहे होंगे तो मैं बोलूंगी यार दो ही बच्चे हैं, चलो सस्ते में दे देती हूँ। अगर 2000 बच्चे आके मुझसे कोचिंग मांगने लग गए तो मैं बोलूंगी अरे बहुत लोग आए हैं मेरे पास, तो तुम्हें अपने भाव बढ़ा दूंगी, तुम्हें अपने भाव बढ़ा दूंगी। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। अगर हम ज्यादा सप्लाई करेंगे, मतलब अगर बाहर वाले हमसे आके हमारे इंडियन रुपीज मांगेंगे, तो इंडियन रुपीज का भाव बढ़ जाएगा। जहां पहले इंडियन रुपीज $1 90 का था, वो 90 से 80 का हो जाएगा, हमारा इंडियन रुपीज का भाव बढ़ जाएगा, हमारे लिए डॉलर खरीदना सस्ता हो जाएगा, ठीक है ना? तो जी हाँ, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है? और तुम इसे एक्सप्लेन क्या करोगे? पहले तो तुम्हें सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब अच्छे से समझाना पड़ेगा, फिर तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब भी समझाना पड़ेगा कि इसका मतलब है एक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। फिर यू हैव टू एक्सप्लेन कि जब हम सप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि फॉरेनर्स हमारा रुपीज मांग रहे हैं, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसका प्राइस बढ़ेगा, तो उस वजह से जो है ये भी होगा। पूरी चीज एक्सप्लेन करनी है। एंड दूसरा भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर सप्लाई कम होगी तो रेट भी कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा, ठीक है? ये चीज पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी आपको है। 3 नंबर का देखो क्वेश्चन आया है, ठीक है? तो पहले लिखोगे यस आई एग्री विद द स्टेटमेंट और फिर पूरा वैलिड आर्ग्यूमेंट देकर आओगे, ठीक है? आगे चले। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर डीवैल्यूएशन होती है तो नेशनल इनकम बढ़ती है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना? हाँ, ये क्वेश्चन रिपीट ही हो गया। पहले आई थिंक डेप्रिसिएशन के बारे में था, अब डीवैल्यूएशन का है। तो जी हाँ, अगर डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन होगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, ये हम कर चुके हैं, ठीक है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ डिमांड। ये भी आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है। अरे सेम क्वेश्चन क्यों रिपीट हो जाते हैं हर बार?
अगला, द प्राइस ऑफ अ गिवन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज बैंक रेट। नहीं भैया, बैंक रेट तो हम बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ते थे, ये कहाँ आ गए हम। द प्राइस ऑफ अ करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। भैया डिमांड कर्व ना, दुनिया में किसी भी चीज का हो, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दुनिया में किसी भी चीज का हो। और सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, दुनिया में किसी भी चीज का हो, ठीक है। तो दूसरी सही है, पहली गलत है। कहते हैं देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स डिमांड। अरे नहीं भैया, अभी तो हमने बोला कि एक पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई के बीच में। तो अगर सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड का उल्टा नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है। फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द कंट्रीज परचेजिंग पावर इन इंटरनेशनल मार्केट। ये बिल्कुल सच है, आप फॉरेन एक्सचेंज के बेस पे डिसाइड करते हो कि ये देश की वो पावर कितनी है। तो पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, ठीक है। चलो यहाँ पे मेरा पीडीएफ जी हो जाता है खत्म, हम और इससे नीचे नहीं जा पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे मेरा ये पीडीएफ होता है खत्म, ठीक है। हार्डली आधे घंटे की हमारी वीडियो बनी होगी, लेकिन मैंने पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट ट्राई किया आपको समझाने का। इस चैप्टर में से ऐसे कुछ 2-4 एमसीक्यूज वगैरह बन जाते हैं, या फिर फिक्स फ्लेक्सिबल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अगर कोई भी डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, डन लिखो सबसे पहले कि हाँ हमने पूरा लेक्चर खत्म कर लिया है। जो भी एक आध मैंने क्वेश्चन होमवर्क का दिया था वो जरूर बताना कॉमेंट सेक्शन में। एंड अपने दोस्तों के साथ हमारा लेक्चर जरूर शेयर करो ताकि सब मिलके अच्छे नंबर ला सको, ठीक है। हमें भी हेल्प करो ग्रो करने में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।